भारतीय इतिहास में एक दौर ऐसा था जिसे स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहा जाता है। ये वो समय था जब कला, विज्ञान और साहित्य अपनी बुलंदियों पर थे। ये दौर था गुप्त साम्राज्य का। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर किसी भी दौर को स्वर्ण युग बनाता क्या है? यही वो सवाल है जो हमें गुप्त काल को समझने में मदद करेगा। क्या ये सिर्फ बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीतने की कहानी है, या फिर इसके पीछे कुछ और भी है, कुछ ज्यादा गहरा? चलिए आज इसी पहेली को परत दर परत सुलझाते हैं। हर बड़ी कहानी की तरह गुप्त साम्राज्य की कहानी भी उथल-पुथल और अराजकता के बीच से शुरू होती है। गुप्तों के आने से पहले भारत एक बहुत ही बिखरे हुए और मुश्किल दौर से गुजर रहा था। देखिए, विशाल मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में एक तरह का पावर वैक्यूम बन गया था। कोई एक बड़ी ताकत नहीं थी। शक, कुषाण, सातवाहन जैसे कई छोटे बड़े वंश अपने अपने इलाकों में ताकत के लिए लड़ रहे थे। पूरे देश में एक अस्थिरता का माहौल था, और इसी माहौल में एक नई शक्ति ने जन्म लिया। इस विशाल साम्राज्य की नींव असल में बहुत साधारण थी। श्रीगुप्त, जो शायद एक छोटे से इलाके के सामंत थे, उन्होंने इस वंश की शुरुआत की। उनके बाद उनके बेटे घटोत्कच ने इस विरासत को थोड़ा और आगे बढ़ाया। लेकिन ये तो बस एक चिंगारी थी, आग लगना अभी बाकी था। अब आता है कहानी में असली मोड़। एक ऐसा शासक जिसने इस छोटे से वंश को एक महान साम्राज्य में बदलने का सपना देखा और उसे सच कर दिखाया। ये थे चंद्रगुप्त प्रथम, और उनकी रणनीति कमाल की थी। पहला कदम, उन्होंने उस समय के एक बहुत शक्तिशाली गणराज्य लिच्छवी की राजकुमारी कुमारदेवी से शादी की। यह सिर्फ एक विवाह नहीं था, यह एक पॉलिटिकल अलायंस था जिससे उन्हें जबरदस्त ताकत और सम्मान मिला। दूसरा कदम, उन्होंने सत्ता के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित केंद्र मगध पर अपना कब्जा जमाया। और फिर तीसरा और सबसे साहसिक कदम, उन्होंने खुद को महाराजाधिराज यानी राजाओं के राजा की उपाधि दी। और अपनी ताकत का ऐलान करने के लिए उन्होंने 320 सीई में गुप्त संवत की शुरुआत की। सोचिए, यह सिर्फ एक नया कैलेंडर शुरू करना नहीं था, यह पूरी दुनिया को एक मैसेज था कि अब एक नया युग शुरू हो चुका है, गुप्तों का युग। चंद्रगुप्त प्रथम ने नींव तो रख दी थी, लेकिन इस इमारत को बुलंदी पर पहुंचाने का काम दो महान सम्राटों ने किया। ये थे समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त एक ऐसे बेजोड़ योद्धा थे जिन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। वहीं उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, उनके दौर में कला, संस्कृति और समृद्धि अपने चरम पर पहुंची। यानी एक ने तलवार से साम्राज्य को जोड़ा तो दूसरे ने उसे ज्ञान और समृद्धि से सींचा। समुद्रगुप्त की जीतों का सबसे शानदार ब्यौरा हमें मिलता है इलाहाबाद के स्तंभलेख से। उन्होंने उत्तर भारत यानी आर्यावर्त के सभी राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। दक्षिण भारत के 9 राजाओं को हराया और उन्हें अपना आधिपत्य मानने पर मजबूर किया। यहां तक कि विदेश में भी शक, कुषाण और श्रीलंका जैसी ताकतों से संबंध बनाए। वो वाकई एक अपराजय योद्धा थे। प्रयाग प्रशस्ति में लिखा है कि उन्होंने अनगिनत राजाओं को बंदी बनाया और फिर उदारता दिखाते हुए उन्हें आज़ाद कर दिया। उनकी प्रसिद्धि चारों महासागरों के तटों तक फैल गई थी। ये लाइन उनकी ताकत के साथ साथ उनकी कूटनीतिक समझ को भी दिखाती है। तो समुद्रगुप्त ने एक विशाल और सुरक्षित साम्राज्य तो खड़ा कर दिया, लेकिन सवाल ये था कि इस स्थिरता और शांति का क्या किया जाए। इस साम्राज्य में असली रूह फूंकने का काम किया उनके बेटे ने। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने सदियों से भारत के पश्चिमी हिस्से पर काबिज शकों को हमेशा के लिए हरा दिया, और इसका नतीजा गुजरात के दौलतमंद बंदरगाह और व्यापार के सारे रास्ते सीधे गुप्त साम्राज्य के कंट्रोल में आ गए। उन्होंने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया, जो कला और व्यापार का एक बड़ा केंद्र बन गया। उनके राज में इतनी शांति और खुशहाली थी कि चीनी यात्री फाहियान जब भारत आए तो वो यहाँ की न्याय व्यवस्था और समृद्धि देखकर दंग रह गए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय की सबसे बड़ी विरासतों में से एक है नवरत्न की परंपरा। उनके दरबार में 9 ऐसे विद्वान और कलाकार थे जो अपने अपने फील्ड के बेताज बादशाह थे। जरा सोचिए, महाकवि कालिदास जैसे जीनियस भी इन्हीं 9 रत्नों में से एक थे। ये दिखाता है कि उस दौर में ज्ञान और कला की कितनी कद्र थी। और यही वो दौर था जब ज्ञान का जैसे एक विस्फोट हुआ। विज्ञान में आर्यभट्ट और वराहमिहिर, साहित्य में कालिदास की रचनाएं और कला में अजंता के चित्र और देवगढ़ के मंदिर। हर तरफ इनोवेशन और क्रिएटिविटी का बोलबाला था।
सही मायने में यही एक स्वर्ण युग की पहचान है। और शायद इस युग की सबसे बड़ी देन, जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया, वो था ये अंक, शून्य। आर्यभट्ट ने न सिर्फ दशमलव प्रणाली दी, बल्कि शून्य का कॉन्सेप्ट भी दुनिया को दिया। इसके बिना आज का गणित, विज्ञान, कंप्यूटर कुछ भी संभव नहीं होता। तो इस युग का असर सिर्फ भारत तक नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर हुआ। लेकिन इतिहास का एक सीधा सा नियम है, जो सूरज उगता है वो ढलता भी है। गुप्त साम्राज्य की ये सुनहरी चमक भी हमेशा के लिए नहीं थी। धीरे धीरे ये रोशनी फीकी पड़ने लगी। पतन की शुरुआत हुई 5वीं सदी के आखिर में, जब मध्य एशिया से हूणों के बर्बर हमले शुरू हुए। स्कंदगुप्त जैसे शासकों ने शुरुआत में तो उन्हें रोक कर रखा, लेकिन तोरमाण और मिहिरकुल जैसे हूण नेताओं के लगातार हमलों ने साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया, और 6वीं शताब्दी आते आते ये महान साम्राज्य टुकड़ों में बिखर गया। देखिए, कोई भी बड़ा साम्राज्य सिर्फ एक वजह से खत्म नहीं होता। हूणों के हमले तो एक बड़ी वजह थे ही, लेकिन अंदर से भी साम्राज्य कमजोर हो रहा था। बाद के शासक उतने काबिल नहीं थे, दूर दराज के इलाकों में विद्रोह होने लगे थे, और लगातार लड़ाइयों से खजाना भी खाली हो रहा था। इन सब ने मिलकर इस महान युग का अंत कर दिया। तो संक्षेप में ये थी गुप्त साम्राज्य की पूरी कहानी। श्रीगुप्त की एक मामूली शुरुआत से चंद्रगुप्त प्रथम के नेतृत्व में एक साम्राज्य का उदय, समुद्रगुप्त की तलवार से उसका विस्तार, और चंद्रगुप्त द्वितीय के दौर में कला और ज्ञान के शिखर पर पहुंचना, और फिर आखिरकार इतिहास के पन्नों में समा जाना। तो चलिए अपने पहले सवाल पर वापस लौटते हैं। गुप्त काल को स्वर्ण युग आखिर क्यों कहते हैं? शायद इसलिए क्योंकि इसकी विरासत सिर्फ जीती हुई लड़ाइयों या बड़े साम्राज्यों में नहीं है। इसकी विरासत आर्यभट्ट के शून्य में, कालिदास की कविताओं में और अजंता की कला में आज भी जिंदा है। तो एक स्वर्ण युग की असली विरासत क्या होती है? शायद यही कि उसकी चमक सदियों बाद भी दुनिया को रास्ता दिखाती रहे।